नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। हरियाणा में बीजेपी ने बम्पर जीत दर्ज की है और लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का इतिहास रचने जा रही है। हरियाणा के नतीजों का क्या झारखंड पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि इसी साल झारखंड विधानसभा का भी चुनाव है। हरियाणा विधानसभा चुनाव में धमाकेदार प्रदर्शन कर बीजेपी ने इतिहास रच दिया है। बम्पर जीत के साथ बीजेपी तीसरी बार सत्ता में वापसी करने जा रही है। हरियाणा की जीत ने झारखंड बीजेपी में जबरदस्त उत्साह भर दिया। नरेंद्र मोदी जी की लीडरशिप पर जिस तरह से लोग विश्वास करते हैं, उसका परिणाम है कि तीसरी बार वहां हमारी सरकार बनी है। सवाल है कि हरियाणा के नतीजों का क्या झारखंड पर भी कोई असर पड़ेगा, क्योंकि झारखंड में इसी साल विधानसभा के चुनाव हैं और सभी दलों के नेता चुनावी मोड में आ चुके हैं। हरियाणा की जीत से उत्साहित केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने कहा कि बीजेपी यहां भी अच्छा प्रदर्शन करेगी और बीजेपी अपने विकास और सुशासन के दम पर सरकार बनाएगी। यहाँ भी वही चलेगा, गुड गवर्नेंस और डेवलपमेंट तो करेगा और उसमें भारतीय जनता पार्टी आगे, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी आप देखना आगे रहेगी। वहीं हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के नतीजे पर जेएमएम विधायक कल्पना सोरेन ने प्रतिक्रिया देने से इनकार कर दिया। देखिए, अभी तो मुझे आपके माध्यम से पता चला, मुझे तो पता भी नहीं। हम लोग अपनी मैया सम्मान यात्रा में निकले हुए हैं, तो अभी बस मैं इसके विषय में तो कुछ नहीं कह सकती हूँ। बस हाँ, ये जरूर आपको बताना चाहूंगी। आपको बता दें कि झारखंड में इसी साल विधानसभा चुनाव हैं और बीजेपी सत्ता में वापसी के लिए हर संभव कोशिश कर रही है। खुद प्रधानमंत्री ने अभी हाल ही में झारखंड को कई योजनाओं का तोहफा दिया। दूसरी ओर जेएमएम की ओर से हर वो प्रयास किए जा रहे हैं ताकि सत्ता हाथ से खिसकने न पाए। न्यूज 18 के लिए रांची से अविनाश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हरियाणा में बीजेपी की जीत का जश्न बोकारो में भी देखने को मिल रहा है। बोकारो से विधायक बिरेंची नारायण के कार्यालय पर जमकर जश्न मनाया गया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को जलेबी खिलाई और एक दूसरे को जीत की बधाई दी। इस मौके पर बिरेंची नारायण ने कहा कि झारखंड में भी बीजेपी की बहुमत के साथ सरकार बनेगी। हरियाणा विजय का असर झारखंड में भी देखने को मिलेगा। यहाँ भी कार्यकर्ता ऊर्जान्वित और उत्साहित हैं। मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आसन्न विधानसभा चुनाव झारखंड में भी हेमंत सरकार का जाना तय है और भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय है। हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी का डंका बजा है, जिसको लेकर झारखंड में जबरदस्त उत्साह देखा जा रहा है। गढ़वा के भवनाथपुर से बीजेपी विधायक भानु प्रताप शाही ने भी इस जीत के लिए हरियाणा की जनता को बधाई दी है। साथ ही कहा है कि देश की जनता को मोदी ब्रांड और राष्ट्रवाद पसंद है। तीसरा बार सरकार बनना हरियाणा के लिए ये अपने आप में बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। कश्मीर में हम लोगों का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उम्मीद से अच्छा परफॉर्मेंस रहा, तो उसके लिए जम्मू कश्मीर के जनता को और हरियाणा के सामान्य जनता को बहुत बहुत बधाई, शुभकामना। दो राज्यों के चुनाव के नतीजे आने के बाद झारखंड में भी बयानबाजी देखने को मिल रही है। झारखंड के बीजेपी से विधायक नवीन जायसवाल ने कहा कि हमें जनता पर विश्वास था। झारखंड के साथ साथ हरियाणा की जनता ने पीएम मोदी के कामकाज पर भरोसा किया है, तो आरजेडी ने बीजेपी की जीत पर तंज कसा है। देखिए, मैं हरियाणा की जनता और जम्मू कश्मीर की जनता को धन्यवाद देता हूं और वहां के मतदाताओं को आभार व्यक्त करता हूं। आज लगातार 2 बार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां रही हरियाणा में और कई एग्जिट पोल भाजपा के अगेंस्ट में दिखाने का काम हुआ, लेकिन मुझे विश्वास था और झारखंड के साथ साथ हरियाणा की जनता को मोदी जी के काम पर विश्वास था। इससे लगता है कि दोनों ही राज्यों में स्थिर सरकारें चलेंगी। हरियाणा का परिणाम मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए तकलीफदेह है, क्योंकि कांग्रेस ने दावा कर दिया था कि मेरा बहुमत हमको मिलने वाला है। रुझान भी सुबह से लग रहे थे यही, बाद में भाजपा को स्पष्ट बहुमत मिल गया। तो दोनों ही जगह के जो नेतृत्व हैं, सरकार बनाने वाले हैं, उनको
बधाई और शुभकामनाएं। देश से भाजपा जा रहा है, कहीं जीत जाए वह अलग बात है, लेकिन अब भाजपा का शेयर मार्केट में शेयर भाव गिर गया है। जमशेदपुर पूर्वी से विधायक सरयू राय अपनी सीट पर कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो गए हैं। सरयू राय ने कहा है कि जमशेदपुर पूर्वी या पश्चिमी दोनों में से किसी भी सीट पर चुनाव लड़ने को तैयार हैं। एनडीए के साथ जेडीयू के गठबंधन में सरयू राय चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। बता दें आपको, सरयू राय ने हाल ही के दिनों में जेडीयू की सदस्यता ग्रहण की है, जिसके बाद लगातार ये बातें सामने आ रही थी कि जमशेदपुर पूर्वी से सरयू राय अपनी दावेदारी कर सकते हैं। मैंने उनसे कहा था कि प्राथमिकता मेरी पूर्वी की सीट है, जमशेदपुर पूर्वी की, जहां से मैं हूं, मगर आप लोग नेतृत्व निर्णय करेगा तो मैं दूसरी सीट पर भी जा सकता हूं, मुझे कोई इसका एतराज़ नहीं है। मैं हठी नहीं हूं कि मैं अपनी ही सीट पर लड़ूंगा। उनके ऊपर छोड़ा है मैंने, और वो तय कर देते हैं कि नहीं आपको पश्चिम में बन्ना गुप्ता के खिलाफ लड़ना है जाकर, तो मैं बन्ना गुप्ता के खिलाफ जाकर लड़ूंगा। झारखंड विधानसभा चुनाव में इस बार राजनीति की सुई संथाल के इर्द गिर्द ही घूमती हुई नजर आ रही है। यहां तक कि संथाल के मुद्दे ही पूरे चुनाव की दशा और दिशा तय करते हुए नजर आ रहे हैं। बता दें आपको, बात अगर बीजेपी की अगर करें तो संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ या फिर गोगो दीदी योजना की जो तासीर भी संथाल की मिट्टी से ही जुड़ी हुई है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड की सत्ता की सीढ़ी संथाल के गलियारों से होकर ही गुजरती है। ऐसा माना जाता है कि संथाल की 18 सीटें तय करती हैं कि राजधानी में सरकार किसकी बनेगी। लिहाजा सत्ता पक्ष कहे या फिर विपक्ष, सभी की चुनावी राजनीति संथाल की गलियों से गुजरती नजर आती है। 2019 के बाद से सत्ता में वापसी के लिए आतुर बीजेपी ने भी परिवर्तन यात्रा की शुरुआत साहिबगंज के भोगनाडीह से ही की, और संथाल में बांग्लादेशी घुसपैठ पर कोर्ट से लेकर राजनीतिक गलियारे तक शोर मची है। यहां तक कि मुख्यमंत्री मैया योजना के मुकाबले बीजेपी की गोगो दीदी योजना में गोगो शब्द भी संथाली ही है, जिसका मतलब मां होता है। यानी बीजेपी मां और दीदी को एक साथ साधने में जुटी है। बच नहीं रहा है कि भाई संथाल का हम लोग जब अति फोकस कर रहे हैं तो इन्हें पच नहीं रहा। क्यों नहीं पच रहा? इनके खेमे में गड़बड़ाहट है, और इसी की अभिव्यक्ति ये समय पर कर रहे हैं। कोई एक संथाली शब्द को लेकर आप आगे बढ़ जाएंगे तो पूरा संथाल समाज आपके पीछे आ जाएगा, आदिवासी समाज आपके पीछे आ जाएगा। ऐसा होता है क्या? जो उनकी मांगे हैं वो कूड़ेदान में उठाकर फेंक देते हैं आप, आदिवासियों पर दमन और अत्याचार करते हैं। 81 विधानसभा वाले झारखंड में कुल 28 सीटें एसटी की हैं, जिसके अलावा संथाल की कुल 18 और कोल्हान की 14 सीटें मिलकर राज्य की सत्ता का किरदार तय होता है। ऐसे में बीजेपी भी संथाल के रास्ते ही सत्ता में वापसी के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। इतिहास भी यही रहा कि संथाल में जिसने जितना ज्यादा पसीना बहाया है, रांची में सरकारी एसी कमरों का सुख उसने उतना ज्यादा पाया है। संथाल के रास्ते ही झारखंड की सत्ता का किरदार तय होता है। लिहाजा बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा के लिए संथाल की जमीन को ही चुना। यहां तक कि गोगो लफ्ज को भी संथाल की लाइब्रेरी से ही निकाला। कुल मिलाकर जो संथाल पर राज करेगा वही झारखंड की सत्ता का ताज पहनेगा। संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18, रांची। राजधानी रांची में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 2023 और 2024 के मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा में 97 टॉपर्स को सम्मानित किया। हेमंत सोरेन ने टॉपर्स को 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख रुपए के पुरस्कार के साथ में लैपटॉप और स्मार्टफोन भी दिए। बता दें आपको, 2023 के जैक, आईसीएसई और सीबीएसई बोर्ड के 54 छात्र छात्राओं को भी पुरस्कार दिया। वहीं 2024 में 43 छात्रों को सम्मानित किया गया। टॉपर्स के अलावा झारखंड ओलंपियाड 2023 के विजेता 60 छात्र छात्राओं को 1-1 लैपटॉप दिया गया। इस दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि यह सम्मान राशि नहीं बल्कि प्रोत्साहन राशि है, ताकि बच्चे बीच में पढ़ाई न छोड़ें। झारखंड सिर्फ खनिज संपदा के लिए ही नहीं बल्कि खेल और बौद्धिक क्षमता में भी अपनी पहचान बनाए। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप चूंकि सरकार के अब अभिनंदन के रूप में हैं,
और इसी आशा उम्मीद के साथ आपको सरकार का अंग बनाया जा रहा है ताकि राज्य के सर्वांगीण विकास का एक पहिया बनने का सौभाग्य प्राप्त आपको हो। ये राज्य सिर्फ खनिज संपदाओं से ही ना जाना जाए बल्कि अपनी प्रतिभाओं से भी जाना जाए। आज क्लास 10 ICSE 2023 के सेकंड नेशनल टॉपर के रूप में आज अवार्ड मिला रहा है। कैसा महसूस कर रहे हो? अच्छा महसूस कर रहे हैं सर, मतलब कौन स्कूल के स्टूडेंट? हिल टॉप से हूँ और जमशेदपुर में है वो स्कूल, और मतलब बहुत अच्छा लग रहा है सर। 10th ICSE में सेकंड स्टेट टॉपर। हाँ। कितना महसूस कर रही है, कितना अच्छा लग रहा है? क्या क्या प्लानिंग है करने का? अभी तो JEE देना है और इंजीनियरिंग करने का। फ्यूचर तुम्हारा क्या है, क्या करें? अभी इंजीनियरिंग करने का प्लान है। रांची में एक बार फिर ईडी की टीम ने दबिश दी है। हटिया में जमीन कारोबारी संजीव कुमार पांडे के आवास पर ईडी की टीम ने घंटों कागजातों को खंगाला। तो पंडरा में अधिवक्ता सुजीत कुमार के घर में ताला तोड़कर ईडी की टीम दाखिल हुई, क्योंकि ईडी की टीम के पहुंचने से पहले अधिवक्ता सुजीत कुमार फरार हो गया था। अधिवक्ता सुजीत कुमार पर आरोप है कि रांची में जमीन से जुड़े हुए मामले में ईडी को मैनेज करने के लिए करोड़ों रुपए लिए थे और जमीन कारोबारी संजीव पांडे की ओर से केस दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद अधिवक्ता की ओर से भी जवाबी FIR की गई है। आपको बता दें, पूरी जानकारी दे रहे हैं रांची से न्यूज 18 संवाददाता ओम प्रकाश। ईडी के द्वारा आज कई ठिकानों पर एक साथ रेड की गई। इसमें 3 जो वर्तमान और साथ में अगर कहा जाए तो पूर्व में CO रह चुके हैं, उनके आवासों पर जहां ईडी की दबिश दी गई, तो वहीं पर एक कथित तौर पर अधिवक्ता सुजीत कुमार और फिर संजीव कुमार के ठिकानों पर भी रेड की गई। संजीव कुमार जो है वो ज़मीन के कारोबारी हैं। फिलहाल हम हटिया स्थित संजीव कुमार पांडे के आवास को ही आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। यहाँ पर ईडी के अधिकारी जो हैं वो फिलहाल जो जांच है वो कर रहे हैं। कई कागजात और कई अहम दस्तावेज जो हैं वो ईडी के हाथ लगे हैं। बता दें कि इस पूरे मामले में जो एक FIR जो है वो पंडरा थाने में दर्ज कराई गई थी, उसी के आधार पर ये छापेमारी हर जगह जो है वो कंडक्ट की जा रही है। ईडी के नाम पर वसूली करने वाले अधिवक्ता सुजीत कुमार के घर पर इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ पर देख सकते हैं जो ईडी के अधिकारी हैं वो फ़िलहाल इसी घर के अंदर जो है वो तलाशी ले रहे हैं। ये घर जो है वो किराए पर सुजीत कुमार के नाम पर ही है और फिलहाल यहाँ हालांकि सुजीत कुमार है नहीं, लेकिन उनके घर की तलाशी जो है वो ली जा रही है। देख सकते हैं जो ताला है उसे भी तोड़ा गया है और उसके बाद ही ईडी के अधिकारी जो है वो अंदर दाखिल हुए हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार यहाँ से जो DVR है, जो कैमरा था, वो तमाम चीज़ें जो हैं सुजीत कुमार अपने साथ लेकर फरार हो गए हैं। पिछले दिनों सुजीत कुमार पर ही ईडी के केस मैनेज करने के नाम पर अवैध वसूली की गई थी और उसे लेकर ही पंडरा OP में एक मामला भी उनके खिलाफ दर्ज कराया गया था। पूरे मामले की जांच जो है वो ईडी भी अपने स्तर से कर रही है। देखना होगा कि इस पूरे जांच में, इस पूरी छापेमारी में क्या कुछ तथ्य जो हैं वो आने वाले दिनों में सामने आ पाते हैं। रांची से न्यूज़ 18 के लिए ओम प्रकाश। रांची के साथ साथ धनबाद में भी ईडी की टीम ने दबिश दी और DTO दिवाकर द्विवेदी के घर छापेमारी की, जिसमें कई अहम दस्तावेज हाथ लगने की बात सामने आई है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता संजय गुप्ता। धनबाद DTO दिवाकर C द्विवेदी के यहाँ आज ईडी की टीम ने दबिश दी थी। DTO दिवाकर द्विवेदी देव विहार अपार्टमेंट में रहते हैं और यहीं पर ईडी की टीम सुबह में दबिश देने पहुंची थी। पूरा मामला कांके जमीन से जुड़ा हुआ है, जिसमें कि लैंड स्कैम किया गया था। साथ ही साथ ईडी की कार्रवाई से बचने को लेकर दिवाकर C द्विवेदी ने सुजीत कुमार अधिवक्ता को लगभग 1 करोड़ रुपए दी थी और उस मामले को लेकर भी ईडी की टीम ने आज यहां पर दबिश दी थी। लगभग 10 से 12 घंटे तक ईडी की टीम DTO के आवास में छापेमारी जांच की। इस दौरान सूत्र बता रहे हैं कि कई अहम दस्तावेज भी ईडी की टीम को हाथ लगी है। फिलहाल ईडी की टीम यहां से रवाना हो गई है। वहीं अब ये हो सकता है कि इस मामले में ईडी की टीम
डीटीओ दिवाकर सी द्विवेदी को पूछताछ के लिए अपने कार्यालय भी बुलाए। संजय गुप्ता, न्यूज 18, धनबाद। अब आपको ग्राफिक्स के माध्यम से ये पूरा मामला समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर रांची से धनबाद तक ईडी की टीम ने कई जगहों पर छापेमारी क्यों की। तो आपको बता दें कि देखिए, ईडी के नाम पर करोड़ों की वसूली का आरोप है। देखिए, ईडी के नाम पर वसूली का ये मामला है। बता दें आपको, जमीन घोटाले में केस से नाम हटाने के नाम पर ये पूरा खेल चल रहा है कि नाम हटा देंगे। जमीन कारोबारी संजीव पांडे ने आरोप लगाया है एक अधिवक्ता पर कि उनसे आरोप लगाया है अधिवक्ता सुजीत कुमार पर ठगी करने का, कि नाम हटा दिया जाएगा केस से, इसके लिए उनसे पैसे लिए गए। ठगी का यह मामला है। और देखिए, कांके सीओ जयकुमार राम के साथ फर्जीवाड़ा हुआ। तो ईडी के नाम पर वसूली का ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं ग्राफिक्स के जरिए। अधिवक्ता सुजीत कुमार पर धोखाधड़ी और भ्रष्टाचार का आरोप है अधिवक्ता सुजीत कुमार पर। और देखिए, नामकुम के पूर्व सीओ प्रभात भूषण के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ। तो ये पूरा खेल आपको समझा रहे हैं कि आखिर किस तरीके से हुआ है। धनबाद के डीटीओ दिवाकर द्विवेदी के साथ भी फर्जीवाड़ा हुआ है और पूरा आरोप जो है वो लगा है अधिवक्ता पर। कांके के तत्कालीन सीओ भी रह चुके हैं दिवाकर द्विवेदी के बारे में आपको ये बता रहे हैं। और देखिए, कांके सीओ जयकुमार राम ने 3 करोड़ 40 लाख रुपए दिए थे नाम हटाने के लिए केस से। और जयकुमार राम ने वकील सुजीत को एक आईफोन भी दिया था। अब देखिए, यहाँ पर फोन भी गिफ्ट किए जा रहे हैं कि नाम हटा दिया जाए। दिवाकर द्विवेदी ने भी 1 करोड़ रुपए दिए थे। तो बहुत पैसों की ठगी का मामला सामने आया है। प्रभात भूषण ने भी 1 करोड़ 5 लाख रुपए दिए थे अधिवक्ता को कि केस से नाम हटा दें। और अधिवक्ता सुजीत कुमार को कुल 5 करोड़ 71 लाख देने की बात सामने आई। जब पूरा समाप्त किया गया तो ये बात सामने आई। देखिए, जवाब में अधिवक्ता सुजीत कुमार ने भी, अब आपको बता दें, केस दर्ज कराया है और संजीव पांडे पर पिस्टल दिखाकर के अपहरण का आरोप लगाया है। ये संजीव पांडे पर पिस्टल दिखाकर अपहरण का आरोप लगा है। और आपको बता दें, जबरन सादे कागज पर 6 करोड़ 40 लाख लेने की बात लिखवाई गई। तो इस तरीके से ये जो पूरा मामला है वो चल रहा था। और किस तरीके से ये पूरा ईडी के केस से नाम को हटाने को लेकर के चल रहा था, फर्जीवाड़े का, ये आपको हमने बताया। किस तरीके से ठगी की गई ये भी हमने आपको बताया। लेकिन इस मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। ईडी के हाथ में ये पूरा मामला है। इसी मामले को लेकर के ईडी ने छापेमारी की कई ठिकानों पर। चलिए, बढ़ते खबरों में आगे। रांची में हो रही मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। खास तौर से इस बारिश की वजह से दुर्गा पूजा की तैयारियों में खासा असर देखने को मिल रहा है। कई जगहों पर तोरण द्वार जो है वो गिर चुके हैं, तो कई जगहों पर सड़कों पर लबालब पानी भर गया है, जिसका सीधा असर यातायात व्यवस्था पर भी देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं आप मूसलाधार बारिश की ये तस्वीरें। पानी जो है, देखिए, जल जमाव की स्थिति भी है, तोरण द्वार गिरने की खबर है, यातायात भी प्रभावित हुआ है। साथ ही साथ जो तैयारियां दुर्गा पूजा को लेकर चल रही थी, कई जगहों पर पंडाल बनाए जा रहे थे, कई जगहों पर मूर्ति बनाई जा रही थी, तो ऐसे में समस्याओं का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। और इसी के साथ बुलेटिन में इतना ही। आइए नजर डालते हैं हेडलाइंस।